पूरा दुनिया की सबसे मजबूत ताकत, मतलब द मोस्ट एडवांस्ड फोर्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स, सब कुछ, उसको आउट गन कर दिया, आउट मैनूवर कर दिया हमास के लड़ाकों ने। अब इसको लेके जो इजराइल में जो एक आपसी पूरा इस समय जंग छिड़ी हुई है, और जंग केवल जनता और सरकार के बीच नहीं है, सरकार के अंदर मालूम था हमास को कि अगर 500 इजरायली सोल्जर किसी बेस पर हैं तो उसमें से 250 छुट्टी पे गए हैं, ये तक मालूम था हमास को। ये तक मालूम था कि किस बिल्डिंग में कौन है, ऑफिसर्स कहाँ रहते हैं, खाना कहाँ खाया जाता है, महिला आईडीएफ सोल्जर्स कहाँ रहती हैं, पुरुष आईडीएफ सोल्जर्स कहाँ रहते हैं, यहां तक हमास को पता था। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। दुनिया भर में घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई तरह के ऐलान किए, जिसपे दुनिया के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाना हो, गाजा को की जमीन को लेकर उनका जो बयान आया और उसके बाद उसकी उस पर प्रतिक्रिया तमाम हलकों से आई। यूक्रेन के मामले को लेकर ट्रंप कैमरे के सामने जिस तरह की बात करते हुए नजर आए वहां के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, और फिर वो जो तस्वीरें बनी उस पर उसको किस तरह से लिया जाए, क्या कुछ अब नया सिनेरियो तैयार हो रहा है गाजा को लेकर, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर, सीरिया, लेबनान, वहां पर हालात क्या हैं, क्योंकि चीजें बदल रही हैं और इन बदलते हालात पे क्या कुछ घटित हो रहा है। हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं जो इस जंग को बहुत लंबे वक्त से रिपोर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और जिस तरह से वो हिंदी में खासतौर पर इसको बहुत आसान शब्दों में रख रहे हैं। उनको भी इस जंग के दौरान कई बार अपने प्लेटफॉर्म्स को उनके बैन किया गया और अब वो दोबारा रिस्टोर हुए हैं तमाम चीजें। उसको वो भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है कि कैसे आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अगर आवाज उठाना चाहते हैं तो उसको कैसे रोकने की कोशिश होती है, और जब हालात सही होने लगे तब क्या ये स्थिति आ रही है कि तमाम चीजों को खोला जा रहा है। अमरीश जी स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जी अमरीश जी, ये जो मैंने तमाम चीजें बताई दर्शकों को, किस तरह से देख रहे हैं जंग के बाद और जंग के दौरान, और जो सोशल मीडिया पे खासतौर पे आपके भी कई प्लेटफॉर्म को रोका गया, फिर अब उसे रिस्टोर किया गया और हाँ, तो अब जो वो चीजें जी तो ये मैं बताओ कि मेरे 3 यूट्यूब चैनल्स एक के बाद एक बंद किए गए, मतलब जो कि अप्रत्याशित है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2, तीनों को बंद किया। फिर हमने चौथा एक शुरू किया था, अब फिर अचानक फिर 3 रिस्टोर हो गए जब थोड़ा ऑनलाइन कैंपेन चला, और काफी लंबे समय से चल रहा था। आपने भी आवाज उठाई थी उसकी, और फिर उसके बाद वो अचानक तीनों रिस्टोर हो गए। हालांकि एक का मोनेटाइजेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो सबसे पुराना हमारा चैनल है जिसके करीब 65,000 सब्सक्राइबर्स हैं, अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन, वो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो उसमें मैं वीडियो डाल रहा हूं इस समय, और वो अच्छा चल रहा है, और उसमें आप जरूर ये जुड़िए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन। अब देखिए हम पूरी स्थितियों में आते हैं। अभी आज देखिए 5 मार्च है, 5 मार्च 2025। गाजा सीज फायर का जो फर्स्ट फेज है वो 19 जनवरी से 2 मार्च का था। इसके बीच हमास का जो कमिटमेंट था कि वो 33 जिंदा या मृत कैप्टिव्स को छोड़ेगा, होस्टेजेस को छोड़ेगा, वो उसने छोड़ दिया। 33 के 33 छोड़ दिए, और उसमें करीब मेरे ख्याल से करीब 8 मृत थे और बाकी सब जीवित थे। उसके एवज में इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनियों को छोड़ा, फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानियों को। मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि उनको फिलिस्तीनी कैदी कहना ठीक नहीं है, वो स्वतंत्रता सेनानी। तो 2000 फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा। लेकिन ये जो सीजफायर हुआ था, जो 19 जनवरी से जो हुआ, जो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था, इसमें 7 फेजेस के प्रिजनर एक्सचेंज केवल नहीं थे जो हुए, इसमें ये भी था कि ये 3 फेज रहेंगे। पहला फेज जो है वो 19 जनवरी से 2 मार्च तक 42 दिन का, फिर दूसरा फेज 42 दिन का, और फिर तीसरा। तो और पहले फेज के बीच में ही दूसरे फेज की बातचीत शुरू हो जानी चाहिए। तो दूसरे फेज में अभी देखिए हमास के पास कम से कम 40 से ऊपर और होस्टेजेस हैं। सबसे अचरज की बात यह है कि अभी कितने होस्टेजेस हमास के पास है, हमास ने भी पत्ते नहीं खोले हैं, इजराइल ने भी पत्ते नहीं खोले। अभी उसने 33 जैसे होस्टेजेस लौटाए हैं। अब इजराइल के वहां से आ रहा था कि अब बस 3-4 बचे हैं, ये हैं। लेकिन अभी परसों इजराइल की तरफ से भी बयान आ गया है
कि हमास के पास काफी होस्टेजेस हैं। अब कितने, मतलब आप सोच लीजिए। अच्छा, और उसमें कई ऐसे हैं जो बहुत हाई रैंक के हैं, जो सबसे बड़े पत्ते हमास ने अभी नहीं खोले। और बीच में आपने जो 7 बैचेस का प्रिजनर एक्सचेंज हुआ, कई बार कहा सुनी हुई, और उसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो मैं नहीं कहूंगा, इजराइल की तरफ से कई बार उसको बंद करने की कोशिश की और ये हुआ। लेकिन हमास के पास जो बड़े बड़े कार्ड्स थे, एक स्पेस साइंटिस्ट जो कि मोसाद की एजेंट थी, 30 जनवरी को वो जो महिला, उसको छोड़ा, उसको लेके बड़ी बड़ी राजनीति हुई। फिर अलेक्जेंडर तुमरोव नाम का जो अमेजोन का एम्प्लॉय था, वो भी पता नहीं तो लोगों को हमास के पास है। ऐसे ही 2-3 और जो बड़े नाम हैं, तो वो सारी चीजें हुई। अब लेकिन पहले फेज में ये था कि 19 जनवरी 2 मार्च के बीच सेकंड फेज की बातचीत शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात थी कि ह्यूमैनिटेरियन एड इजराइल अलाउ करेगा। अब इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन एड उस तरह से अलाउ नहीं की जितना उसको करना था। रोज 600 ट्रक्स की बात थी, बल्कि रोज 800 ट्रक्स, हाँ 600 ट्रक्स की बात थी। उसने हार्डली 5 से 10% किया। फिर बीच में 20 फरवरी को जो प्रिजनर एक्सचेंज होना था, हमास ने कह दिया हम लौटाएंगे नहीं होस्टेजेस, तब उसने एड थोड़ी सी बढ़ाई। लेकिन जैसे ही ये जो पूरा फेज खत्म हुआ 2 मार्च के बाद, नेतन्याहू ने 3 मार्च से ये घोषणा कर दी कि अब हम कोई ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ नहीं करेंगे, गाजा को हम पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने एक वैकल्पिक एक प्रोग्राम दिया, जो अमेरिका के जो ट्रंप के एनवॉय हैं विटकॉफ, जिन्होंने पहला वाला सीज फायर कराया था, उनका प्लान है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले ये हम आपको बता दें कि इजराइल ने क्यों ऐसा निर्णय लिया कि हम गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड ब्लॉक कर देने का मतलब है कि पहले फेज की जो चीजें हैं उसी को आप आगे नहीं ले जा रहे, तो फिर दूसरे फेज के बारे में आप सीरियस नहीं है। तो अपने होस्टेजेस जो हमास के पास हैं, पता नहीं कितने, उनको आप वापस भी नहीं लेना चाहते, और आप और फिलिस्तीनी उनको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और युद्ध को वापस आप, अच्छा ये भी नहीं कहा नेतन्याहू ने कि सीज फायर खत्म है और हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे, युद्ध में हम वापस जाएंगे। उसने कहा कि हम जा सकते हैं, हमारी तैयारी। उधर हमास ने भी कहा हमारी भी तैयारी। हमास तो पहले भी कह चुका है 20 फरवरी को कि हमारी तैयारी, और हमास तो परेड कर चुका है। दरअसल बात क्या है कि ये जो फर्स्ट फेज में जो 7 बैचेस का प्रिजनर एक्सचेंज हुआ, ये बहुत ह्यूमिलेटिंग था इजराइल के लिए। इजराइल को एक्चुअली जैसे होता है कि उसका सर पकड़ के धूल में रगड़ा गया, उसको थूक के चटवाया गया लिटरली। और वो हमास ने एक अपना विक्ट्री का मैसेज दिया, क्योंकि इसी तरह यही भाषा इजराइल को समझ में आती है, और जंग की भाषा भी यही होती है। हर तरह से आपने देख लिया, ट्रंप और जेलेंस्की जंग में नहीं है, लेकिन किस तरह क्या हुआ, वैसी वही जो जेलेंस्की को ह्यूमिलेट किया ट्रंप ने, नेतन्याहू को ह्यूमिलेट किया हमास ने। और इतना ह्यूमिलेट किया कि नेतन्याहू ने झल्ला के कह दिया कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड ही नहीं देंगे, सीज फायर अब आगे देखा जाएगा। फिर अब हमास ने जो हमास का ह्यूमिलेशन क्या था, वो मैं एक बार इस फोरम पे भी बता चुका हूं, जो मेरे ख्याल से लास्ट जो हुआ था। हमास ने हर प्रिजनर एक्सचेंज में, 7 प्रिजनर एक्सचेंज हुए, हर प्रिजनर एक्सचेंज में बकायदा स्टेज लगाया, अपनी फौज प्रदर्शित की कि उसके पास हजारों लड़ाके नए आ गए हैं पूरी दुनिया के सामने। उसके बाद इजरायली जो डिविजन्स थी, ब्रिगेड्स थे, उनके सिंबल्स लगा लगा के उनको पैरों तले रौंदा। उसमें नेतन्याहू को हैवान दिखाया, पूरे ऐसे पोस्टर्स लगा लगा के। उसके बाद जो लास्ट एक्सचेंज में जो हुआ, 7वें एक्सचेंज में, बल्कि छठे एक्सचेंज में जो हुआ 22 फरवरी को, उसमें जो एक जो होस्टेज था, जब उसको स्टेज पे छोड़ा जा रहा था, तो उसने हमास के 2 फाइटर्स का माथा चूम लिया। और जब उसने माथा चूमा तो वो पूरा वायरल हो गया। अच्छा, इसके पहले 30 जनवरी को जो 4 महिला आईडीएफ सोल्जर छोड़ी गई थी, उनमें से एक जो महिला आईडीएफ सोल्जर थी, उसने जब वो स्टेज पे गई तो उसने एक हमास फाइटर को बड़ी तमन्ना भरी नजरों से देखा था, और हमास फाइटर ने अपना मुंह ऐसे कर लिया, तो वो भी वायरल हुआ। उसको लेके कितने सारे गाने बने कि ऐसा लगता है कि इनको मोहब्बत हो गई है। उसके बाद जो उसने माथा चूमा, इसको लेके तो गजब ही हो गया। मतलब जब भाई दुश्मन को माथा चूमवा लिया हमास ने, और हमास के लोग मशीन गन लिए हैं, और मशीन गन लिए लोगों को उसने माथा चूमा। ये भी नहीं कि कोई गांधीवादी तरीके से, जैसे भारत की आजादी मिली तो उसमें कुछ अंग्रेज जो है भारतीयों के मतलब माथे को चूम ले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पूरा जो
बकायदा नकाब लगाए, हाथ में बंदूक, और फिर उनको माथा भी चुमवाया। और उसने दिल से, क्योंकि वो आप देख सकते हैं कि कोई जबरदस्ती नहीं थी, उसने दिल से किया। तो हमास की मिलिट्री विक्ट्री हुई, उसने हरा दिया इजराइल को, इसीलिए सीज फायर हुआ। उसके बाद हमास की पॉलिटिकल विक्ट्री हो गई, क्योंकि ये हमास ने साबित कर दिया कि जो इजरायली प्रिजनर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमने उनको अच्छी तरह ट्रीट किया है, जबकि जो इजराइल ने 200 फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानी छोड़े, उनकी इतनी बुरी हालत थी, कितनों को तो तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा, कितनों के मतलब पहचान में नहीं आ रहे थे। हिटलर जिस तरीके से स्टार्व करता था, भूखा मारता था जूस को, उस तरीके से इन्होंने फिलिस्तीनियों को, उन्हीं जो सो कॉल्ड जूइश स्टेट है उसने ही इस तरह से ट्रीट किया, गड्ढे निकाल, मतलब कोई पहचान में नहीं आ रहा था। 2000 लोगों में से कम 500 से 600 ऐसे लोग थे जिनको इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया था, और जब छोड़ रहे थे उस समय रेड क्रॉस के सामने मार मार के छोड़ा है, लिटरली इस तरीके से। तो ये सारी बातें दुनिया ने देखी, नेतन्याहू को समझ में बात आ गई कि हमारे खिलाफ मामला जा रहा है, इसलिए उसने कहा कि हम सेकंड फेज में नहीं जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड भी हम ब्लॉक कर रहे हैं। अब यहां पर सवाल आता है कि अब इसके बाद क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल है, अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि हमास ने कह दिया है कि तुम ह्यूमैनिटेरियन एड अगर तुम नहीं दोगे तो हम होस्टेजेस आगे नहीं लौटाएंगे, सेकंड फेज में हम नहीं जाएंगे। उधर नेतन्याहू भी कह रहा है सेकंड फेज में हम नहीं जाएंगे। इस बीच एक ट्रंप के एनवॉय विटकॉफ का एक प्रपोजल आया है, जिसमें विटकॉफ ने कहा है कि सेकंड फेज में जाने के बजाय फर्स्ट फेज को 50 दिन और एक्सटेंड कर दो, और उसमें 2 बैचेस में इजरायली होस्टेजेस सारे छोड़ दो, शुरू में कुछ छोड़ो और 50 दिन की शुरुआत में और 50 दिन के अंत में तुम कुछ छोड़ो, और उसके बदले हम ये इजराइल फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा, और फिर अगर ये जैसे तुमने पहले बैच में छोड़ दिए और फिर 50 दिन के एंड में जो तुम्हारे पास बचे हैं उनको छोड़ दो, तो उसके बीच में परमानेंट सीज फायर की भी बात होगी। लेकिन हमास ने उसमें कहा कि परमानेंट सीज फायर की बात तो तब होगी जब इजराइल अपनी सारी फोर्सेस हटाएगा गाजा से। अभी इजराइल ने उत्तर गाजा नेत्जरीम एक्सेस से अपनी फोर्सेस हटा ली, वो तो उसने 10 दिन पहले ही हटा ली थी। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो इजिप्ट के साथ बॉर्डर है उससे अभी नहीं हटाई, और वहां पर गोलीबारी भी चल रही। देखिए जब से सीज फायर हुआ है और आज तक, उसके बाद से मतलब जो 50,000 गाजा के लोग मारे गए उसके पहले वो अलग है, 116 लोग इजरायली गोलीबारी में और वायलेशन में, जिसको कहा जाए सीज फायर वायलेशन में, 116 फिलिस्तीनी जो गाजा के निवासी हैं वो और मारे गए हैं 19 जनवरी और आज के बीच में 119, और उसमें से करीब 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। तो इजराइल लगातार वायलेशन कर रहा है और इस चीज को हमास सवाल उठा रहा है। हमास ने भी पूरे बॉर्डर को सील किया हुआ है, एक्सप्लोजिव्स बिछा दिए हैं हमास ने, कि इस बार इजरायली फोर्स अगर अंदर घुसी तो उसको सीधे सीधे उसका घुसना ही मुश्किल है, क्योंकि वहीं से ब्लास्टिंग शुरू हो जाएगी, जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं वो वहीं से शुरू हो जाएंगे जैसे ही वो एंटर करने की कोशिश करेगी। इस तरह की एक पूरी सिचुएशन बहुत ही तनावपूर्ण ये इस समय गाजा में बनी हुई है। विटकॉफ जो हैं, जो ट्रंप के हैं, जो एनवॉय हैं, वो इस हफ्ते के अंत में, यानी आज बुधवार है तो मेरे ख्याल से सैटरडे तक वो इजराइल पहुंच रहे हैं, और उनका जो एक ऑल्टरनेटिव प्लान है कि फर्स्ट फेज को एक्सटेंड करो, और उसमें अगर ये होता है तो वो नेतन्याहू की नाक बचाने के लिए, कि नेतन्याहू कम से कम ये दिखा सके कि देखो एक सवाल पे हमने हमास को झुकाया, क्योंकि सारे के सारे उसमें अभी तक ये मैसेज गई है कि नेतन्याहू झुका। ये पहली बात। दूसरी बात देखिए जो है कि ट्रंप ने जो कहा था कि गाजा को हम ले लेंगे और वहां रिवियरा बनाएंगे, टूरिस्ट स्पॉट उसको बनाएंगे। अब अच्छा उसने कहा था कि जॉर्डन और इजिप्ट इसमें मदद करेंगे। अब आज जो अरब समिट कल जो शुरू हुआ था कायरो में, अरब समिट ने एक अपना वैकल्पिक प्रस्ताव अरब समिट लाया है। सारे अरब देश लाए हैं, उसमें इजिप्ट ने स्पॉन्सर किया उसको। इजिप्ट का प्लान यह है कि हम फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, हम करीब 4 साल में गाजा को रीबिल्ड कर देंगे। उसमें पहले फेज में हम 2 साल में टेम्पररी हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, फिर हम परमानेंट हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीजें हम उसमें एक सेल्फ सफिशिएंट गाजा को बना देंगे। और उसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि इसके लिए कोई इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स आए, या इसके लिए कोई एक इस तरह की कोई मतलब अरब देशों का कोई एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बने। अब यहां पर इजराइल ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। इजराइल ने कहा नहीं, वो जो ट्रंप वाला प्रपोजल है वही सही है। हमास ने उसको वेलकम किया,
लेकिन हमास ने ये कहा कि जो गाजा में सरकार हमारी चल रही है, हमास की चल रही है, इजराइल हमास की सरकार को उखाड़ नहीं पाया। इजराइल ने यह प्रचारित किया था कि हमास बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही दिन से 19 जनवरी से दिख गया लोगों को कि पूरी पुलिस, उसकी पूरा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, म्युनिसिपल वर्कर सब वापस खड़े हो गए। तो अब वहां पर जो ये हमास ने कहा है कि सरकार तो हमारी रहेगी, हाँ जो रिकंस्ट्रक्शन है उसमें अगर इजिप्ट आगे बढ़ता है तो हम उसकी मदद करेंगे। और सरकार, जहां तक गाजा की बात है, तो उसमें तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की सरकार है, महमूद अब्बास को हम आने नहीं देंगे, तो वो एक थर्ड पार्टी कोई हो नहीं सकती। और इसलिए, और ये पूरा हमास ने साफ कर दिया है कि हम वेलकम करते हैं इस इनिशिएटिव को, लेकिन ये हमारी शर्तें। इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया, इजराइल ने कहा नहीं वो विटकॉफ अभी आएगा, विटकॉफ का प्लान है इस तरह का। ये तो यहां पर जो है पूरी सिचुएशन, लेकिन इसमें भी देखिए जो कार्ड्स है वो हमास के हाथ में, क्योंकि हमास के पास कितने होस्टेजेस हैं ये क्लैरिटी नहीं है इजराइल को। ये इजराइल को बिल्कुल क्लैरिटी, बहुत बड़ी चीज है, कितने होस्टेजेस हैं ये इजराइल को क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात, इजराइल के अंदर इस समय गृह युद्ध छिड़ा हुआ है लिटरली। और वो क्यों छिड़ा है? क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ उसकी जो अभी तक इंक्वायरी, देखिए अभी तक उसकी ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं बैठी, यानी इजराइल की सरकार ने कोई ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं बैठाई है, लेकिन आईडीएफ ने और शिन बेत ने, आईडीएफ जो वहां की मिलिट्री है उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, और उसके बाद शिन बेत जो वहां की एक तरह की इंटरनल, जैसे अमेरिका की एफबीआई है वो है, तो शिन बेत ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। और उन रिपोर्ट्स में इतनी चौंका देने वाली बातें हैं, इतनी चौंका देने वाली बातें हैं कि आईडीएफ, मतलब उसमें पूरा ये है, आप ऐसी ऐसी बातें हैं कि 7 अक्टूबर को 6 बजे हमास का अटैक शुरू हुआ, 21 पॉइंट पे हमास ने अटैक किया, 5000 लड़ाके 3 वेव्स में आए, और इजरायली सेना को कुछ नहीं पता था। और यहां तक कि जिन 21 पॉइंट्स को हमास ने अटैक किया, वहां उनको एक एक लोकेशन मालूम था, उनको मालूम था कि इस कमरे में ये हो रहा है, उस कमरे में ये रह रहे हैं। उनको ये तक मालूम था हमास को कि अगर 500 इजरायली सोल्जर किसी बेस पर हैं तो उसमें से 250 छुट्टी पे गए हैं, ये तक मालूम था। हमास को ये तक मालूम था कि किस बिल्डिंग में कौन है, ऑफिसर्स कहाँ रहते हैं, खाना कहाँ खाया जाता है, महिला आईडीएफ सोल्जर्स कहाँ रहती हैं, पुरुष आईडीएफ सोल्जर्स कहाँ रहते हैं, यहां तक हमास को पता था। उसके बाद दूसरी बात, 6 बजे अटैक शुरू हुआ, करीब 2 या 3 बजे सुबह शिन बेत को खबर लग गई थी, या आईडीएफ की भी कुछ इंटेलिजेंस को खबर लग गई थी कुछ होने वाला है, लेकिन नेतन्याहू और योव गालंत को किसी ने उठाया नहीं। और अभी जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर था जो ये योव गालंत, और उसने अभी रिजाइन कर दिया कुछ दिन पहले, योव गालंत को किसी ने उठाया नहीं। नेतन्याहू कह रहा है कि हमको तो पता ही नहीं, हमको भी किसी ने नहीं उठाया, या नेतन्याहू का तो कुछ अजीब ही एक मामला आ रहा है। तो ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है, इसमें इजरायली जनता नेतन्याहू के इस फैसले से कि हम सीज फायर आगे नहीं बढ़ाएंगे, बाकी होस्टेजेस को वापस नहीं लाएंगे, क्योंकि उसके लिए परमानेंट सीज फायर हमको करना पड़ेगा। तो ये जो इजरायली जनता है वो सड़क पे इस समय है पूरी तरीके से, उसका भी प्रेशर काफी था, और ट्रंप के ऊपर भी था। तो ट्रंप, अच्छा अभी जो हमास के पास होस्टेजेस हैं उसमें कई अमेरिकन हैं, जो अमेरिकन इजरायलीज हैं वो भी हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर एक इनके ऊपर है। दूसरा, जो ये रिपोर्ट्स आई हैं आईडीएफ की और शिन बेत की, इन्होंने जो ग्लैरिंग लैप्सेस, मतलब आप सोचिए कि इजराइल ने ये, आईडीएफ ने ये एडमिट कर लिया कि हमारे यहाँ का मिलिट्री कल्चर ही गलत था, हम लोग बेसिक चीजें फॉलो नहीं कर रहे थे, बेसिक प्रोसीजर कि 6 बजे जो रोल कॉल होती है सुबह की, उस रोल कॉल को जो आदमी जाता है उसको अनाउंस करने, वही नहीं गया था। और जब वो रोल कॉल होती है तो तुरंत सोल्जर्स को आना चाहिए, वो आधे घंटे 45 मिनट बाद आराम से आते थे, और ये लगातार चल रहा था। और उस दिन भी हुआ, ये 6-7 अक्टूबर को उस दिन भी हुआ। और सोचिए नहाल ओज जैसा बड़ा बेस 15 मिनट में हमास ने जीता। 6:29 पे हमास ने हमला किया, 15 मिनट में उसने बेस सरेंडर हो चुका था, पूरा का पूरा 400 सोल्जर्स का बेस पूरा सरेंडर हो चुका था। जिसको चाहे हमास ने मारा, 53 लोगों को वहां मारा, कईयों को अगवा किया, और कई भाग गए। जुलानी ब्रिगेड के कई ऑफिसर्स भाग गए। और ये केवल एक जगह की बात बता रहा हूं, यही चीज कफर अजा में हुई, यही चीज बेरी में हुई, यही, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे,
इस तरीके से जो एक सफाया हमास ने किया, और यहां तक लोगों उस रिपोर्ट ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह भी अटैक कर देता उसी समय तो हिजबुल्लाह और हमास तेल अवीव में नाश्ता कर रहे होते। ये बात आ गई। अब इतनी बड़ी बात आ गई कि हमास और हिजबुल्लाह नाश्ता कर रहे होते तेल अवीव में, मतलब इजराइल खत्म था उस दिन। और ये हमको जो अब ये देखिए इस पे क्या क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन हुआ या क्यों नहीं, उसमें भी एक बहुत बड़ा रीजन था। हमास ये चाहता था कि वो कोई भी बात कहीं से लीक ना हो। अच्छा, बाद में देखिए हिजबुल्लाह के पास काफी हिजबुल्लाह में गैप्स हैं, वो भी समझ में बात आई क्योंकि पेजर ब्लास्ट वहां हुए। वहां मतलब हमास में उतना इन्फिल्ट्रेशन नहीं था, क्योंकि शिनबेत की जो रिपोर्ट आई है उसने भी इस बात को कहा है। उसने कहा है कि हमको पता ही नहीं था, हमको हमास हम ये सोच रहे थे कि हमास वेस्ट बैंक में केंद्रित है, गाजा में वो इस तरह की तैयारी कर रहा है, ये तो हम 2-3 साल से इस चीज को छोड़ चुके थे। अब इसमें भी देखिए डिसेप्शन की लड़ाई थी, डिसेप्शन की लड़ाई में हमास जीत गया, जबकि डिसेप्शन जो है यानी धोखा देना और वो जो एक वॉर का नॉर्मल एक चीज है, आप दुश्मन को डिसीव करते हैं, उसमें इजराइल माहिर अपने को, मतलब दुनिया में इजराइल फेमस है, मोसाद फेमस है, शिनबेत फेमस है कि ये जिस तरीके से धोखा देके मारते हैं उसका कोई सानी नहीं। लेकिन इस बार हमास ने उससे बड़ा धोखा दे दिया। और क्या धोखा दिया, मैं उसका एग्जाम्पल बस दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल ये कि जो शिनबेत और या इजराइल की इंटेलिजेंस इस बात से अभ्यस्त थी कि हमास किसी हमले के पहले इजरायली चिप्स यूज करता है। इजरायली जो चिप्स हैं, क्योंकि हमास नॉर्मली मोबाइल फोन यूज नहीं करता, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं यूज करता, लेकिन वो इजरायली चिप्स यूज करता है, क्योंकि इजरायली चिप्स को, अब इजरायली चिप्स वो लोग समझेंगे, दुश्मन समझेगा, ये नहीं इजरायली, वो समझेंगे ये तो हमारे यहाँ के कोई फोन है और उस तरह से यूज हो रहे हैं। अब हमास ने एक बार ये किया, ये उसने वेस्ट बैंक में भी किया, यहां भी किया, आज से 4 साल पहले। तो ये पैटर्न हमास का उनको समझ में आया। फिर हमास ने 2022 में फिर किया, लेकिन अटैक नहीं किया। फिर 2023 में अक्टूबर के पहले 4 महीने पहले फिर किया, फिर अटैक नहीं किया। 2 बार उसने किया, अटैक नहीं किया। और ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि 7 अक्टूबर 2023 को फिर से हमास के गाजा से कम 700 इजरायली चिप्स एक्टिवेट हुए थे 3 बजे। शिनबेत ने सोचा ये 2 बार ये हो चुका है, इन्होंने अटैक नहीं किया, ये वैसे ही फॉल्स अलार्म है, और उस दिन अटैक हो गया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग हमास की। 2 बार उसने धोखा दिया, जो और उस तरह से उसने काम किया, चिप्स को एक्टिवेट करके अटैक नहीं किया। और तीसरी बार वो लोग उन्होंने कहा इस बार भी वही होगा, अटैक करेंगे नहीं, और अटैक हो गया। तो ये देखिए जो पूरा दुनिया की सबसे मजबूत ताकत, मतलब द मोस्ट एडवांस्ड फोर्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स, सब कुछ उसको आउट गन कर दिया, आउट मैनूवर कर दिया हमास के लड़ाकों ने। अब इसको लेके जो इजराइल में जो एक आपसी पूरा इस समय जंग छिड़ी हुई है, और जंग केवल जनता और सरकार के बीच नहीं है, सरकार के अंदर जो शिनबेत के हैं चीफ, उनको रिजाइन करने की बात नेतन्याहू कर रहा है। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू खुद क्यों नहीं रिजाइन करता, विपक्ष जो है वो नेतन्याहू के पीछे पड़ा है कि तुम हटो। उधर ट्रम्प जो है, ट्रम्प नेतन्याहू का दोस्त लगता है लेकिन है नहीं। उस जेलेंस्की को उसने जो जलील किया था, एक्चुअली वो ट्रम्प ये नेतन्याहू को भी मैसेज था, क्योंकि वो बार बार यही बात कह रहा है ट्रम्प की अमेरिकन पैसे से तुम लोग करते हो और अमेरिका को कोई फायदा नहीं होता। ये बात वो नेतन्याहू को भी कह रहा था। अभी देखिए नेतन्याहू को जितनी एड ये नेतन्याहू एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी एड ट्रंप ने नहीं दी, और वो धीरे धीरे उसको और कम कर रहा है। लोग इस बात को नहीं समझ रहे। जेलेंस्की के सवाल पे लोगों ने ये सोचा कि जेलेंस्की, मोदी वहां पर जाके सरेंडर हो गए, जेलेंस्की ने आग दिखाई। जेलेंस्की क्या आग दिखाएगा, उसकी क्या औकात है? वो खुद जायनिस्ट है, उसने इजराइल का समर्थन किया खुलेआम, उसने बच्चों का कत्लेआम गाजा में समर्थन किया। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, भारत के जो प्रगतिशील बुद्धिजीवी हैं वो जेलेंस्की का समर्थन कर रहे थे कि मोदी ने नहीं दिखाया, और ये आज जाके सरेंडर कर गया। आज इसने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, जो भी ट्रंप कहता है हम उसके लिए तैयार हैं। आज ट्रंप ने कांग्रेस को एड्रेस किया अपनी, और उसमें इस बात को कहा कि जेलेंस्की तो सरेंडर हो गया है। उसने कहा है कि आप जो हमारा है वो ले लीजिए, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है जो भी आप ले लीजिए, हम पीस के लिए तैयार हैं पुतिन से। और बात वहीं फंस गई कि ट्रंप ने कहा कि $350 बिलियन कहाँ हैं जो अमेरिका ने तुम्हें अभी तक दिए। वही बात नेतन्याहू पे लागू होती, बस वो खुल के नहीं कहा।
ट्रम्प खुल के नहीं कह रहा है, लेकिन मूड वही है। तो इसलिए देखिए, जो नेतन्याहू बिल्कुल एक चारों तरफ से जो जाल में जो एक परिंदा फंस गया है, फड़फड़ा रहा है, उस तरह की सिचुएशन नेतन्याहू की इस समय है। और हमास इस चीज को समझ रहा है। हमास के पास आर्म्ड फोर्सेस अब ज्यादा हो गई हैं, होस्टेजेस उसके पास हैं, हर तरीके से वो मजबूत है इस समय। और अगर लड़ाई फिर से शुरू होती है तो फिर से हमास के पास बहुत सारे ऐसे नए 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 तरीके से उसने जो अपना जाल बिछाया है वो है। फिर ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 अभी होना बाकी है, और ईरान ने धमकी दी है अगर लड़ाई दोबारा शुरू होगी तो ट्रू प्रॉमिस 3 हम अपना हमको अंजाम हम मतलब ईरान को स्ट्राइक करना, हम स्ट्राइक करेंगे। तो ये देखिए, अच्छा, और ट्रम्प के बयानों से एक्चुअली हमास को फायदा हुआ है, क्योंकि जो अरब मुल्क थे जो ट्रम्प के साथ बहुत सारे और मुद्दों पे थे या अमेरिका के साथ थे, और हमास के खास तौर पे विरोधी थे, तो वो उनको मजबूरन अब आना पड़ा है कि भाई अब ये जो फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करके इजिप्ट और जॉर्डन में भर दिया जाएगा, तो वो दोनों परेशान है कि हमारे यहाँ बवाल हो जाएगा। तो वो एकदम उसको उन्होंने निगेट किया। सारे अरब मुल्क अरब समिट में ट्रम्प के खिलाफ आ गए, अपना वैकल्पिक प्रस्ताव दे दिया उन्होंने। अब अमेरिका उस प्रस्ताव को रिजेक्ट भी कर दे, ये मान भी, मतलब उसका कोई मतलब नहीं। तो ट्रम्प का प्रस्ताव खारिज हो गया। अरब प्रस्ताव है वो भी देखिए, वो कोई हमास ने उसको वेलकम किया, हमास भी जानता है कोई और मानेगा नहीं। तो फिर वही बात आके वही फंस जाती है जो हमास कह रहा है कि इजराइल को परमानेंट सीजफायर करो, तुम पूरी तरह से, और विड्रॉ करो गाजा से, यानी पूरी तरह से अपनी हार मानो। 7 अक्टूबर की हार तुमने मान ली, अब तो मान लिया, सार्वजनिक हो गया है। इजरायली सरकार कहे ना कहे, आईडीएफ ने कह दिया है, शिनबेत ने कह दिया, मामला ऑफिशियल हो गया है। अब यहां पर भी तुम परमानेंट, क्योंकि परमानेंट सीजफायर जिस दिन हुआ उस दिन मतलब खत्म। और फिर इजराइल में चुनाव होंगे, चुनाव में नेतन्याहू हारेगा और जेल में होगा। ये देखिए पूरा सिनारियो है। और जहां तक बाकी जगहों की बात है, लेबनान में इजराइल 5 गांव में अभी केवल है, वहां से भी पीछे ही हट रहा है। सीरिया में उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सीरिया में बहुत नए कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, क्योंकि सीरिया की जो सरकार है वो भी कुछ खिलाफ में आ गई। आज जो जुलानी है वो अरब समिट में गया, उसने कहा कि हमको जो है इजराइल को इस तरह से इजराइल को घुसने की इजाजत हम नहीं दे सकते। तो वो भी जो, हालांकि वो अमेरिका इजराइल द्वारा बैठाया गया, लेकिन उसको भी वहां पर भी वो उसको तो विरोध करना है, क्योंकि सीरिया की टेरिटरी कैप्चर हो रही है। तो ये देखिए अच्छा, यमन ने आज जो कमाल किया, एक MQ-9 अमेरिकन एयरक्राफ्ट को मार गिराया आउट ऑफ द ब्लू। अभी देखिए, जब से ये सीज फायर हुआ, यमन ने कहा था कि जब तक सीज फायर चलेगा हम हमले नहीं करेंगे लाल सागर पे, और उसने नहीं किए। जैसे ही नेतन्याहू ने आंखें दिखाई, उसने अमेरिका का MQ-9 जहाज, जो कि मतलब कम से कम आप सोचिए 20 मिलियन से ज्यादा का एक होता है, उसको उसने फिर से मार गिराया। और ये 15वां जो MQ-9, क्योंकि MQ-9 ड्रोन्स भी होते हैं, एयरक्राफ्ट भी होता है, तो इस बार एयरक्राफ्ट मार गिराया। तो ये जो देखिए, तो यमन ने संदेश दे दिया कि अगर जरा सा भी इस तरह का हुआ तो हम वापस पलटवार हम करेंगे। तो ये देखिए पूरी सिचुएशन। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलता है हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।